हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री की क्लास जो है काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पॉलिटी की तो मैं डेली ही अपलोड कर देती थी क्योंकि उसमें पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, बस उनको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना पड़ता है। लेकिन इसको पहले लिखना पड़ता है, साथ के साथ पीडीएफ बनानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उस वजह से ये क्लास हो नहीं पा रही थी, बट अब से ये क्लास कंटिन्यू हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? आज की क्लास में हम जानेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में जो मैं बताती हूँ, वो सब इसलिए है ताकि जब आगे का हम केमिस्ट्री आगे जब पढ़ेंगे और टॉपिक्स जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो उनको पढ़ने में फिर हमको प्रॉब्लम ना हो। हमको ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ें तो हमको पहले से ही इन चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जानेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के अंदर जैसे हम बोलेंगे कि इसका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या फिर ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या फिर सॉल्युबिलिटी है, या जिसको सॉल्युबिलिटी को हम घुलनशीलता भी बोलते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब संतृप्त और असंतृप्त, घोल भी बोल सकते हैं, विलयन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम जानेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड यूजिंग राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है हिंदी में जानते हैं। असंतृप्त घोल या फिर असंतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें बिना ताप बढ़ाए अधिक मात्रा में विलय को घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि जैसे एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बिना तापमान बढ़ाए, बिना टेम्परेचर इंक्रीज करे, बस हम क्या कर रहे हैं, उस जो सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट के अंदर घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, और वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। तो वो जो सॉल्यूशन आएगा, तो उसको हम, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे, बस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते जा रहे हैं और उसको घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at temperature is called a saturated solution। अब saturated solution क्या होता है? जिसको हम संतृप्त घोल या फिर संतृप्त विलयन भी बोल सकते हैं। ऐसा विलयन जिसमें उस तापमान पर और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमने क्या ले रखा है, एक सॉल्यूशन ले रखा है। तो सॉल्यूशन हो किसका? उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अनसैचुरेटेड में क्या था कि हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि जैसे हमने एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया हमने सॉल्यूशन का, जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसको एक फिक्स टेम्परेचर है, सॉल्वेंट के अंदर हम जो सॉल्यूट को घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तभी वो क्या होगा, वो उसमें और ज़्यादा डिज़ोल्व होगा और ज़्यादा उसमें घुलेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, हमारा संतृप्त घोल कहलाता है। लेकिन असंतृप्त में क्या है? असंतृप्त के अंदर क्या होता है कि हमको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की भी ज़रूरत नहीं है, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड में क्या है, अगर हमको वो घोलना है, जो सॉल्यूट है उसको हमको सॉल्वेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व करना है, उसको घोलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइज,
चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि घुलनशीलता या फिर विलेयता क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर। हिंदी में समझते हैं। चलिए, तो हिंदी में क्या कहा गया है, किसी निर्दिष्ट तापमान पर किसी विलायक को या विलायक के 100 ग्राम में घुलने वाली अधिकतम मात्रा को उस विलायक में विलय की घुलनशीलता के रूप में जाना जाता है। हमने क्या लिया? एक सॉल्यूशन लिया। क्या लिया हमने? एक सॉल्यूशन लिया। कितना लिया? 100 ग्राम लिया। कितना लिया? 100 ग्राम लिया। तो उसमें जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, उसकी जो घुलनशीलता, मतलब कि 100 ग्राम के अंदर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर जो घुलनशीलता होती है, वो उसको क्या बुलाते हैं हम? उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, विलयता बोलते हैं, घुलनशीलता बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि 100 ग्राम हमने क्या लिया? एक सॉल्यूशन लिया। उसमें जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, विलय भी है और विलायक भी है ना। तो जो 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उसकी जो घुलनशीलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको घुलने की जो प्रक्रिया है या फिर उसकी जो घुलने की दर है 100 ग्राम में एक निश्चित तापमान पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विलयता बोलते हैं या घुलनशीलता बोलते हैं या सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हर किसी की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कॉपर की अलग होती है, पोटेशियम की नाइट्रेट की अलग होती है, पोटेशियम क्लोराइड की अलग होती है, सोडियम क्लोराइड की अलग होती है, अमोनियम क्लोराइड की अलग होती है, शुगर की अलग होती है। ओके, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो हम 100 ग्राम जो का सॉल्यूशन जो लेंगे उसमें, तो उसमें जो कॉपर सल्फेट की जो मात्रा होगी ना उस सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट तो एज ए सॉल्यूट होगा उस, तो उसमें 21 ग्राम उसमें कॉपर सल्फेट रहेगा। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट है, तो उसमें 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा। ऐसे ऐसे 100 ग्राम में हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये मैं 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात कर रही हूँ। टेम्परेचर जो है, जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर उसकी, वो किस टेम्परेचर पे है? वो 20 डिग्री टेम्परेचर पर। और कोई भी जब हम सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उसमें मैं सॉल्यूट्स की बात कर रही हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया, 100 डिग्री का 100 ग्राम है वो, और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके अंदर क्या है? जो पोटेशियम क्लोराइड है वो 34 ग्राम्स रहेगा। जो पोटेशियम क्लोराइड की जो मात्रा रहेगी वो 34 ग्राम रहेगी। अब जैसे आगे आता है सोडियम क्लोराइड, तो जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड का 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड क्या है? एज अ सॉल्यूट। क्या है? एज अ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है वो। सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्यूट है। तो सोडियम क्लोराइड कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर। जो हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं हम, वाटर के अंदर इन सबको घोल रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इसमें जो रहेगा वो 36 ग्राम रहेगा। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है, जब हम 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के अंदर अमोनियम क्लोराइड को घोलेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड क्या सॉल्यूट है, तो उसकी मात्रा कितनी रहेगी? 37 ग्राम रहेगी। ऐसे ही शुगर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये सब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। मतलब इनको हम अलग अलग कैसे करते हैं, इनका सेपरेशन किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम, कल की क्लास में हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे डिटेल में। ठीक है गाइज, तो होप करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और समझ आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ आइए तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में साइंस पढ़ सकें।
साइंस भी और हमारी दूसरी जो क्लास होती है वो पॉलिटी की होती है वो भी पढ़ सके। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में क्या जो ल्यूसेंट बुक आती है, ल्यूसेंट बुक का भी उसके अंदर जो सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज उसको भी स्टार्ट कर दूँ, ताकि जिनको क्विक एक तरीके से क्विक जिनका बेस अच्छा है, जिनको बेसिक से चीज़ें पता है, तो वो उनसे पढ़ के इजीली और अच्छी तैयारी कर सकें। ये तो ये है कि जिनको बेसिक से पढ़ना है वही पढ़ पाएंगे, बट जिनका बेसिक मजबूत है, जिनको बेसिक से चीज़ें आती हैं, तो वो उन क्लासेस को लेके अपनी और चीज़ें अच्छे से कवर कर सके, क्योंकि ल्यूसेंट से भी हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ आता है। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती कि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होगा तो ल्यूसेंट से आएगा, बट हाँ जीडी वगैरह हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सी ग्रेड के, सी लेवल के बोल सकते हैं, तो उनमें ल्यूसेंट में से काफ़ी कुछ आता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड्स करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।